हेलो एवरीवन, हम आज वापस मिल रहे हैं हमारे इस लाइव में जो है अ डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ योर चाइल्ड्स स्पीच एंड लैंग्वेज। ये ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के अगेन बेहद करीब है, क्योंकि हम हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको स्पीच और लैंग्वेज में इश्यूज होते हैं, और उसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स को और हम कई बार प्रोफेशनल्स में भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो पता नहीं होती हैं। तो ऐसे ही कई कॉमन डाउट्स को हम लेके आ रहे हैं आज के इस लाइव में, और हमारे साथ आए हैं, जुड़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट विद अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट शी कैरीज विद हर। शी इज मिसेस गौरी अत्रे. I'll just give you a small introduction about her, and then we are more than happy to have her on our stage. So Mrs. Gauri Atre is a well-known speech and language pathologist. She holds a master's degree in audiology and speech and language pathology. She has a rich experience of 17 plus years of experience of working in a variety of settings like Hinduja Hospital, Godrej Hospital, Hiranandani Hospital, and various rehabilitation centers. She was a visiting lecturer in NIEPID. She runs her own center at Thane since the past 10 years. She is also a visiting consultant at Jupiter Hospital, and she has a special interest in pediatric population and specializes in management of children with autism spectrum disorder. So इतने सारे years of experience के साथ हम आज we are more than honored to have her on our platform, and we can't thank her to accept our invitation to be a part of this Facebook Live series. So with a humble heart, I would like to welcome Mrs. Gauri Atre. Thank you so much. And Welcome. it's an honor to come on your platform and discuss or have a chat with you and as well as other participants. Thank you so much. The pleasure is all ours, ma'am. Seriously, it's an honor to have you. And I know you personally as well, and I know the great amount of work that you do. So lots of respect for you. And with that, we want to start our today's live. Thank you. एंड दिस इज फॉर द ऑडियंस. अगर आप उन्हें सुन रहे हैं और आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली एड्रेस इट टुवर्ड्स द एंड. ग्रेट. तो मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था कि लोगों को यही अवेयरनेस नहीं है कि एग्जैक्टली स्पीच थेरेपिस्ट होते कौन है, वो एग्जैक्टली क्या काम करते हैं. कई बार ऐसे होता है कि वो सिर्फ बच्चों से बातें करते हैं. सो इज इट ओनली टॉकिंग टू किड्स, और व्हाट इज इट एग्जैक्टली? Okay, see, basically speech therapy, if you say कि speech therapy में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बेसिकली डेफिनेटली बच्चों से बातें करते हैं, ठीक है. पर हमारा जो स्पीच थेरेपी का रोल है वो सिर्फ बच्चों तक मर्यादित नहीं है, वो हम एडल्ट्स में भी करते हैं. जैसे बच्चे भी हमारे पेशेंट्स होते हैं, हमारे एडल्ट्स भी पेशेंट्स होते हैं. एडल्ट्स में टीनेजर्स भी आते हैं, कभी प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स आते हैं, कुछ जीरियाट्रिक आते हैं जिनको स्ट्रोक की वजह से उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. तो बेसिकली ये सारा जो है वो स्पीच थेरेपी का पूरा रोल उसमें है. राइट. तो जैसे आई एम श्योर जो पेरेंट्स हमको सुन रहे हैं, ये सिर्फ बातें करना नहीं है. देयर इज अ लॉट मोर दैट गोज इनटू इट, और ये हम डेफिनेटली जैसे आज का लाइव जाएगा हमको मैम डेफिनेटली इसके बारे में बताते जाएंगे. ग्रेट. तो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, क्या ये तीनों अलग चीजें हैं या ये सेम है? हाउ डू यू नो द डिफरेंस? सी, स्पीच जब हम बोलते हैं तो स्पीच जो होता है जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें वर्ड्स आते हैं, हम कितना क्लियर उसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन, ठीक है. दूसरा होता है फ्लुएंसी. फ्लुएंसी मतलब हम कितना आराम से उसको बोल पाते हैं, ठीक है. तो एक जैसे मैंने बताया, आर्टिकुलेशन हो गया, फ्लुएंसी हो गया, और हमारी आवाज, ठीक है. किसी की मोटी आवाज रहती है, किसी की पतली आवाज रहती है, तो ये तीनों जो चीजें हैं ये स्पीच में आती हैं, ठीक है. दूसरा होता है लैंग्वेज. लैंग्वेज मतलब हम किस तरह से शब्दों को जोड़ के, साउंड्स को जोड़ के हम शब्द बनाते हैं, ठीक है. शब्द को हम लोग किस तरह से सेंटेंस में डालते हैं,
और जब हम उससे बात करते हैं तो हम बड़ों से अलग तरीके से बात करते हैं, छोटों से अलग तरीके से बात करते हैं। तो हम उस स्पीच को, जो हमारे पास जो लैंग्वेज है, हम उसको किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, वो होती है लैंग्वेज। जैसे हम बात करते हैं तो कोई, जैसे फॉर एग्जांपल जिस बच्चे को थोड़ा अभी जो सीख रहा है बात बात करना, ठीक है, तो मुझे जाना है घर, ठीक है, तो वो जो है वो लैंग्वेज हुआ जिसमें उसका, जिस तरह से उसने वर्ड्स बनाए हैं, ठीक है, उसने गलत बनाए हैं, ठीक है, उसने ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं बनाया, तो वो लैंग्वेज का पार्ट हो गया। फिर होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जिस तरह से हम अपना मैसेज दूसरे को पास करते हैं, और दूसरे को इस तरह से पास करते हैं कि उसको वो समझ आए कि हम लोग क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन जो है हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, हम जेस्चर्स से कर सकते हैं, हम बोल के कर सकते हैं, हम इशारे से कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के। राइट मैम। तो स्पीच आ जाना और कम्युनिकेट कर पाना, ये दोनों अलग बातें हैं, राइट? यस यस, स्पीच बिल्कुल नहीं सही। है, बच्चे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, करेक्ट। ग्रेट। यही डिफरेंस पेरेंट्स को कई बार नहीं पता होता कि अगर मेरा बच्चा नहीं बोलता है तो अब कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो लाइक मैम ने बोला, कम्युनिकेशन दो लोगों में होता है, टू एंड फ्रो। आपने कुछ बोला, मैंने समझा, मैंने कुछ बोला, वो आपको समझा। सो टू वे थिंग, राइट मैम? यस, करेक्ट। ग्रेट ग्रेट। सो आई होप अगर कोई पेरेंट्स हैं जिनको ये डाउट्स थे कि अगर मेरा बच्चा नॉन वर्बल है, बोल नहीं रहा है, तो भी देयर आर चांसेस कि हम उनको कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। और कैसे, आई एम श्योर ये अगेन वी विल लर्न एज द लाइफ प्रोग्रेसेस। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि ऐसे कौन से कंडीशंस होते हैं जिसमें एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हेल्प कर सकता है, बी इट अडल्ट्स हो ओके, या बच्चे हो? यस। तो अगर हम बच्चों से स्टार्ट करें तो बच्चों में जैसे हम लोग अगर बोले लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स किस किस वजह से हो सकता है? भाषा ही बच्चा नहीं बोल पा रहा है, ये क्यों हो सकता है? एक तो जैसे एक तो अगर उसको सुनने में प्रॉब्लम है, अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो वो बोल नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसको हम हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स या ऑटिज्म। ऑटिज्म की वजह से भी बच्चा बोल नहीं पाता है। कुछ कुछ बच्चे बात करते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जैसे वो एबीसीडी बोलेंगे, नंबर्स बताएंगे, लेकिन वो मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे सुसु जाना है, इतना तक नहीं बोल पाते हैं। फिर तीसरा होता है लैंग्वेज डिसेबिलिटी। लैंग्वेज डिसेबिलिटी मतलब भाषा एक्वायर करने में या कुछ भी नया सीखने में उनको प्रॉब्लम होती है। फिर होता है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, जहाँ पे लिप्स कटा होता है या तालू कटा होता है, उसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। फिर एक होता है सेरेब्रल पॉल्सी, ब्रेन में इंजुरी की वजह से बच्चे के हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाते हैं। फिर उसमें भी, क्योंकि बात जब हम करते हैं दैट इज अ मोटर एक्ट, मतलब हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है, हम अपना माउथ यूज कर रहे हैं। तो अगर बच्चे को इन जनरल मोटर इश्यूज हैं तो उसकी वजह से उसका स्पीच भी अफेक्टेड रहेगा। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे हमने बताया। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, जैसे अगर बच्चे का बुद्धि में कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, तो उससे भी बच्चा बात करने में या समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। फिर दूसरा है स्टटरिंग। स्टटरिंग मतलब अटक अटक के बोलना, ठीक है। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब क की जगह ग बोलना, ठीक है। फिर फोनोलॉजिकल, फोनोलॉजिकल मतलब बच्चा रूल नहीं बना पाता, जैसे आर्टिकुलेशन में वो हर जगह क गलत बोलेगा, लेकिन फोनोलॉजिकल में जहां पे वो रूल बेस्ड है तो क को अगर किसी और शब्द के साथ आए तो शायद कभी बोलेगा, लेकिन क अगर ट के साथ आया तो वो नहीं बोल पाएगा, उसको हम बोलते हैं फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये बच्चों में हो गया। फिर एडल्ट्स में अगर हम जाएं तो वॉइस इश्यूज होते हैं, ठीक है, जैसे मेल की आवाज फीमेल के जैसी होती है। फिर प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स होते हैं, टीचर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, जो लोग अपना वॉइस कंटिन्यूअस यूज करते हैं, वो प्रोफेशनल वॉइस यूज हो गए, यूजर्स हो गए। फिर अगर हम एडल्ट्स में जैसे जीरियाट्रिक्स, तो उनको जैसे स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो गया तो उसमें फिर लैंग्वेज अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। फिर कुछ लोगों को डिसआर्थरिया हो जाता है, मतलब कि वो
क्लियर नहीं बोल पाते हैं, वो बोलते हैं लेकिन क्लैरिटी अफेक्टेड रहती है। फिर होता है अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच। अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच बच्चों में भी रहता है, बड़ों में भी रहता है। अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच में बेसिकली प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रहती है। प्रोग्रामिंग मतलब जैसे अभी मुझे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बॉटल बोलना है, ठीक है, तो मुझे पहले लिप्स हिलाने पड़ेंगे, वॉ बोलना पड़ेगा, फिर ट बोलना पड़ेगा, फिर ल बोलना पड़ेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये कभी कभी अफेक्टेड रहता है। तो ये बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट्स में भी हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए बेसिकली स्पीच थेरेपी जरूरी होती है। ओके ओके। और कई बार मैम बच्चों को टंग टाई होती है, ये बहुत इजीली स्किप हो जाता है, समझता नहीं है पर वो बच्चे तोतलाते हैं। तो हाउ डू वी नो कि ये टंग टाई हो सकता है? कई बार स्वॉलोइंग एंड फीडिंग इश्यूज होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, बच्चों को भी होते यस हैं, तो क्या यस यस हेल्प करेंगे? यस, सॉरी बट मैं ये पॉइंट भूल गई थी, डिस्फेशिया जिसको हम बोलते हैं। जैसे एडल्ट्स में स्ट्रोक की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चों में भी ये बहुत कॉमन है, फीडिंग इश्यूज। ठीक है, अब फीडिंग इश्यूज में क्या होता है कि जब वो बच्चा खाता है तो कभी कभी उसको ओरल स्टेज में प्रॉब्लम होता है। जैसे उसको कुछ पर्टिकुलर टेक्सचर्स पसंद नहीं आते हैं, जैसे अगर कुछ पतला पतला होगा तो वो नहीं खाएगा, उसको क्रंची फूड ज्यादा पसंद आता है। तो ये ओरल प्रॉब्लम्स हो गए। फिर उसको बोलस मूव करके उसको पीछे तक ले जाने में प्रॉब्लम होती है। कई बार पीछे से अंदर उसको ले जाने में प्रॉब्लम होती है। अंदर जाते जाते कभी कभी वो विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं, वो विंड पाइप में जाके छाती में जा सकता है, जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। तो ये फीडिंग डिफिकल्टीज के लिए भी स्पीच थेरेपिस्ट काम करते हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस मैम। क्योंकि जब हम सुनते हैं स्पीच और लैंग्वेज तो हमको लगता है सिर्फ बोलने से रिलेटेड है, और इसमें खाना खाने में या चबाने में या टंग टाई के रिलेटेड कुछ इशू नहीं होगा। सो नाउ आई होप जो हमें सुन रहे हैं ये सारे डाउट्स उनके क्लियर हुए हों, दैट अगर आपको ये सब इश्यूज आप फेस कर रहे हो, प्लीज गो एंड सी अ स्पीच थेरेपिस्ट एट द अर्लीस्ट। सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी। यूजुअली जब टंग टाई होता है तो हम लोग टंग टाई की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, टंग टाई की वजह से टंग मूवमेंट अफेक्ट हो सकती है, लेकिन उससे भाषा एक्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर बच्चे को बच्चा बात कर सकता है लेकिन हो सकता है उसके साउंड्स क्लियर ना हो, या फिर कभी कभी जैसे आपने बोला कि टंग टाई की वजह से उसको बोलस टंग से मूव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, पर लैंग्वेज इश्यूज टंग टाई की वजह से कभी भी नहीं होते हैं। बट क्लैरिटी अफेक्ट हो सकती है, क्लैरिटी अफेक्ट हो सकती है, यस। जब आप जैसे आप फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को मुंह खोलने के लिए बोले, मुंह खोल के उसकी जो टंग है वो तालू पे टच हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो बच्चा बीच तक जाएगा या थोड़ा ऊपर तक जाएगा, पूरा ऊपर तक नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ द टंग टाई। राइट राइट। तो यही मैम, ये हमने मेरे क्लिनिकल सेट इसमें मैंने बहुत देखा है कि टंग टाई बहुत बार मिस हो जाता है, सेइंग कि कुछ नहीं है, हो जाएगा। कई बार स्पीच थेरेपिस्ट को रेफर नहीं किया जाता, थिंकिंग के बच्चा धीरे धीरे बोल लेगा। स्पेशली लड़के, लड़कियां जल्दी बोलेंगी, लड़के थोड़े से लेट बोलेंगे। सो ऐसे बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन या आई वुड से मिथ्स हैं जो लोगों में बहुत कॉमन है। सो कैन यू टेल अस, ऐसा कुछ होता है कि ये टाइम तक हमको रुकना चाहिए फिर ही स्पीच थेरेपी शुरू करनी चाहिए, या लड़कों को और रुकना चाहिए? सी अगर आप बोले कि जैसे हम लोग क्या चेक करते हैं कि हम लोग माइलस्टोन्स चेक करते हैं, स्पीच माइलस्टोन्स। जैसे अगर बच्चा 1 से 1.5 साल में पहला शब्द बोलना चाहिए, 2 साल तक धीरे धीरे उसको फ्रेजेस, 2 ढाई साल मैक्सिमम तक फ्रेजेस आने चाहिए। फ्रेजेस आने के बाद उसको सेंटेंसेस, 3 साल तक तो एटलीस्ट उसको सेंटेंसेस आने चाहिए। डेफिनेटली लड़के थोड़ा धीरे लेट होते हैं, ठीक है। अगर बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वो पॉइंट करके बता रहा है मुझे क्या चाहिए, वो इशारे करके बता रहा है मुझे क्या चाहिए, तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा कम्युनिकेशन का इंटेंट दिखा रहा है, वो बता रहा है कि मुझे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा है और बात भी नहीं कर रहा है, तो अगर ये माइलस्टोन्स अचीव नहीं होते हैं तो इट इज बेटर टू शो अ स्पीच थेरेपिस्ट। वो देखेगी, अगर उसको लगेगा कि हाँ उसको जरूरत नहीं है, हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो एक प्रोग्राम देंगे कि आप घर पे ये कर सकते हैं। अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता फिर हम थेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो एटलीस्ट इफ द चाइल्ड इज कम्युनिकेटिंग, ठीक है, तो कम्युनिकेट भी कर रहा है तो वी आर नॉट दैट वरीड।
पर बहुत लेट मैं नहीं बोलूंगी, मैं आई वुड से 3-4 मंथ्स मैक्स, उससे ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। सो वही जो हमारा लेट्स वेट एंड सी अप्रोच है, उसको हमको थोड़ा सा पीछे लेना चाहिए, एंड जितना जल्दी लाइक द अर्ली इंटरवेंशन, लाइक ओटी में अगर आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, प्लीज एक बार दिखा दीजिए, आपको जो होम करेक्ट। प्रोग्राम कर लीजिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट विगरस थेरेपी इफ देयर इज अ नीड। सो डू यू वांट यस। टू लाइक ऑन अर्ली इंटरवेंशन का इंपॉर्टेंस मैम, व्हाई इज इट कि जल्दी करना चाहिए? सी कई बार हमारे पास पेरेंट्स जल्दी आते हैं, ठीक है, देर आर मेनी पेरेंट्स हु आर अवेयर, ठीक है, एंड दे फील कि अच्छा बच्चे को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, एंड देन वी शुड गो फॉर थेरेपी। तो हमने हमेशा देखा है कि जो बच्चा हमारे पास जल्दी आता है, ठीक है, उसका प्रोग्रेस होके वो डिस्चार्ज भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन वही बच्चा अगर लेट आता है तो हमको एकदम से पूरा स्टार्ट करना पड़ता है। सी ऐसा होता है कि जब 2 साल का बच्चा होता है तो उसका एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, एक होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव मतलब समझना, ठीक है। एक होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मतलब बोलना, ठीक है, और कम्युनिकेशन उसके साथ साथ सोशल स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेप्टिव में ये होता है कि बच्चा समझ रहा है, ठीक है। एक्सप्रेसिव में बच्चा बोल रहा है, और कम्युनिकेशन में जेस्चर, स्पीच फॉर्म, कुछ भी तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी जब हम रिसेप्टिव लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारे लैंग्वेज के बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशंस आने चाहिए, क्वेश्चन समझने चाहिए। तो ये हर एक एज पे हमारे माइलस्टोन्स रहते हैं कि बच्चे को ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चा जब भाषा सीख रहा होता है तो 2 साल तक उसकी भाषा फिर भी कम रहती है, 3 साल तक बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो जाता है, ठीक है। तो अगर बच्चा हमारे पास लेट आता है तो हम बहुत ज्यादा चीजें हमको उसको सिखानी पड़ती है। लेकिन अगर वही वो जल्दी आता है तो सिखाने के लिए भी थोड़ी सी चीजें कम रहती है, ठीक है। तो वो जल्दी फटाफट फटाफट सीख सकता है। दूसरी चीज ये है कि उस वक्त उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, जिसे हम ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो उस वक्त हम अपना जितना स्टिमुलेशन उसको देंगे, वही चीज वो आगे जाके उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई थिंक दैट इज व्हाई अर्ली इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट। राइट राइट राइट। एंड आई जस्ट ऐड ऑन वन पॉइंट कि कई बार जितना हम डिले करते हैं, वो लोग खुद अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं, फिर अब हमको उसको तोड़ना पड़ता है और उसको वापस से करेक्ट राइट करेक्ट। बनाना पड़ता है, तो उसमें फिर और टाइम चला जाता है। राइट राइट। यस, वेरी ट्रू। ओके मैम। सो नेक्स्ट इज कि अगर हमारे पास कोई, आपके पास पेशेंट आया या स्पीच थेरेपिस्ट के पास एक बच्चा आया, तो मदर या पेरेंट्स को क्या एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए? इज इट लाइक अ मैजिक वॉन्ड के स्पीच थेरेपिस्ट एक मैजिक घुमाएंगे और सब हो जाएगा? क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं? सी जब भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनका फोकस जो है वो स्पीच पे होता है कि बच्चे को स्पीच आना चाहिए, ठीक है। बाय हुक और क्रुक बच्चा बोलना चाहिए, ठीक है। फिर आप उसको जो भी मेथड्स अप्लाई करने हैं आप करो, साम दाम दंड भेद सारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पेशली मैं, ठीक है, मेरा अप्रोच ये है कि मैं बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके मैं उसको सिखाना चाहती हूँ। मैं कभी भी उसको डरा धमका के बुलवाना नहीं चाहती, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बच्चों पेरेंट्स को ये समझनी चाहिए कि स्पीच इज समथिंग यू कैन नॉट टेक आउट ऑफ देयर माउथ, ठीक है। उसके लिए एक रेडीनेस होनी चाहिए बच्चे की तरफ से। बच्चे को समझ में आना चाहिए हम लोग क्या भाषा बात कर रहे हैं। अगर उसको समझ में आता है तो वो बोलने की कोशिश करेगा, नहीं तो कई बार पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, मैडम हम जब बोलते हैं ना तभी हमारे पीछे पीछे बोलते हैं, वैसे वो बोलता नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि वो इमिटेट करता है आपको सिर्फ, ठीक है। उस वक्त वो स्पॉन्टेनियसली उसको यूज नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम स्पीच बोलते हैं तो स्पीच इज अ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहता है। वो ब्रेन मैसेजेस पास करेगा कि ये शब्द बोलना है, फिर उसके बाद हमारा ब्रीदिंग उसी वक्त बाहर आएगा, हमारा माउथ हिलेगा, फिर हमारे वर्ड्स बाहर आएंगे, कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स यूज होंगे कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में हमको क्या बोलना है, ठीक है। तो स्पीच इज नॉट समथिंग दैट यू कैन टेक आउट ऑफ योर चाइल्ड्स माउथ। सो मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो आई ऑलवेज टेल देम कि थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, यू ट्रस्ट मी, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, बच्चे को थोड़ा सा समझने दीजिए, उसका कॉम्प्रीहेंशन बढ़ने दीजिए। अपने आप बच्चा बात करना सीखेगा। उसने जिद नहीं पकड़ी है कि मैं बोलूंगा नहीं, राइट। ठीक है।
उसको जस्ट आप एक टाइम दीजिए, एक मौका दीजिए, वो खुद भी बोलना चाहता है। राइट, राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो लाइक अगर मैं इसको समराइज कर सकूं, एक प्रोसेस है, एक्सरसाइजेस के प्रोग्राम्स होंगे और उसको टाइम लगेगा अपना। जैसे कि आई मैं आपसे पूरा रिलेट कर सकती हूँ यहाँ पे। इट्स लाइक एक प्लांट है और हम उसको पानी दे रहे हैं, उसको सनलाइट दे रहे हैं, उसको फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, पर प्लांट का खुद का एक स्पीड है बढ़ने का, उन चीजों को करेक्ट, ले। तो हम करेक्ट। सारा स्टिमुलेशन दे रहे हैं एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, बट उनको अपना एक स्पीड है जो हर बच्चे का अलग होगा। यस, एंड वेरी ट्रू। गिव यस। वेरी वेरी राइट मैम, राइट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमको पता है कि स्पेशल नीड्स होती हैं तो स्पीच डिलेज होते हैं, उसको छोड़ के कोई ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बच्चों में स्पीच डिले हो सकता है? जैसे पैंडेमिक में हम काफी बच्चों को देख रहे हैं जिनके स्पीच इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, सोशली बहुत डरे हुए हैं। सो एनीथिंग लाइक दैट? सी बेसिकली अभी जितना मैं ट्रेंड देख रही हूँ, बेसिकली वो स्क्रीन रिलेटेड इतने इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मतलब एक तो पैंडेमिक है, मेड्स घर पे नहीं आ रही है, मे बी लेडीज को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, घर पे ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से बच्चे को संभालने के लोग कोई नहीं है, तो बच्चा टीवी भी देखता है, बच्चा मोबाइल देखता है, ठीक है। आई विल नॉट से दैट इज देयर फॉल्ट, ठीक है, मे बी द सिचुएशन इज सच वेयर दैट इज द पेरेंट्स डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है, कि बच्चे को पूरा टाइम हम लोग कैसे ऑक्यूपाइड रखें, ठीक है। तो बहुत बार वो टीवी के सामने बैठा रहता है, मोबाइल लेके बैठा रहता है, और पेरेंट्स काम करते रहते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि बच्चे को जो स्टिमुलेशन मिलना चाहिए, ठीक है, एंड इट इज वेरी सैड, क्योंकि बच्चे को अभी गार्डन नहीं समझ में आता है, बच्चे को बाहर जाने का एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, उसको सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, मिट्टी का, सैंड का, वो झूला झूलने का, स्लाइड पे जाने का, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बच्चों को वो एक्सपीरियंस ना मिलने की वजह से काफी डिलेज हो रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन कम हो गया है। राइट, बच्चा जस्ट लेना जानता है, बच्चा देना नहीं जानता है, राइट, और बच्चे को भाषा भी उतनी सुनाई नहीं दे रही है, तो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट नहीं है, उसकी वजह से काफी सारे स्पीच डिलेज होते हैं। उसी तरह से जैसे कोई बच्चा तुतला के बोलता है, अगर उसको एनकरेज किया जाता है, वो क्यूट लगता है बहुत, तो हम भी कई बार उसको रिपीट करते हैं, तो उसकी वजह से वो एक गलत मॉडल उसको चला जाता है, फिर वो आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स उससे बढ़ सकती है। कई बार नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी होती है, नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी मतलब जब बच्चा लैंग्वेज एक्वायर कर रहा है, तो कभी कभी वो अपने दिमाग में सोचता रहता है, ठीक है, उसकी वजह से वो कभी कभी वर्ड्स रिपीट करता है, ठीक है। तो मम 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 मम्मा, ठीक है, या फिर वो तो ये नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी होती है, लेकिन कभी कभी पेरेंट पैनिक कर जाते हैं, अरे ठीक से बोलो, ठीक है, तो फिर वो बच्चा अवेयर हो जाता है, उसके मन में डर बैठ जाता है, जिसकी वजह से बच्चा अटकने लगता है, तो ये भी इश्यूज हो सकते हैं। राइट, राइट, राइट। सो जैसे आपने बताया, कई बार ना मैम हमने जो क्लिनिक में देखा है कि बच्चा कोई भी चीज मांगनी भी है तो भी सिर्फ रोना है, मम्मी समझ जाती है कि ये इसलिए रो रहा है, वो उसको मिल गया। सो मोड ऑफ करेक्ट, कम्युनिकेशन ही क्राइम हो गया है और उसको बस मिलते जाता है। सो डू यू करेक्ट। अग्री? Yes, definitely. The first thing that I do is I tell them to increase communication opportunities at home. घर पे हर चीज उसके हाथ में नहीं जानी चाहिए, उसको मांगने के लिए एटलीस्ट वो नीड तो क्रिएट हो कि उसको कुछ चाहिए है, ठीक है, उसको जो चीज चाहिए थोड़ी सी ऊपर रख दीजिए ताकि वो आके आपको मांगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसके लिए कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, जिससे बच्चा एटलीस्ट आके आपसे इंटरेक्ट तो करे। राइट, 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 वेरी ट्रू। सो अब हमें जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, प्लीज सिर्फ रोने पे मत दीजिए, इट इज इजी रादर देन स्पीकिंग। तो फिर मैं सिर्फ ऐसे ऐसे करके ही मांग लूंगा, एंड देन वी फील, और फिर मैम ये बिहेवियर इश्यूज में भी डेवलप होता है। फिर एक तो यस, स्पीच इशू, बिहेवियर्स को भी टैकल करो और फिर करेक्ट, स्पीच करेक्ट, डेवलप। आई एग्री। अनदर थिंग विच हैपेंस इज बेसिकली, जैसे कम्युनिकेशन हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, तो दूसरा चीज मैंने ये देखा है कि बच्चे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं, जो बच्चा बात नहीं करता है, बोल बोल, बोलो बोलो,
तो उस वजह से भी क्या होता है कि अगर बच्चा रेडी नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है, तो एक वो नेगेटिव अप्रोच तैयार हो जाता है बच्चे का कि अरे मैं कुछ मांगने जाऊंगा तो ये मुझे बोलने के लिए बोलेंगे, इससे अच्छा मैं खुद ही जो चीज है उससे खेल लेता हूँ। या बच्चा आता है आपके पास कुछ मांगता है, लेकिन आप फिर बोलो, तो फिर क्या होता है कि फिर वो बोलता है मैं मुझे नहीं बोलना, एंड देन ही जस्ट वॉक्स ऑफ। ठीक है, तो वो भी दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, आई वुड से। यू शुड गिव द लैंग्वेज, मुझे ये चाहिए मम्मा, एंड देन यू गिव इट टू हिम, ठीक है, रादर देन आस्किंग हिम टू स्पीक अप। ठीक है, इट्स वेरी अनोइंग फॉर द चिल्ड्रन। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये भी हमने देखा है नाउ, थोड़े से कल्चरल लाइक इंटरकल्चरल कास्ट मैरिजेस भी हैं, सो बच्चे लैंग्वेज में भी कंफ्यूज्ड हैं कि सो ये मेरा खुद का भी एक डाउट है कि एज अ थेरेपिस्ट हमको उनको क्या ऐसे बोलना चाहिए कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज आप चूज करिए, और कई दूसरे थियोरीज है जो बोलते हैं कि बच्चे के स्टेज में बहुत सारे लैंग्वेजेस, तो आइडियली क्या करना चाहिए? सी यूजुअली जब हम बोलते हैं कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो इनिशियली हम लोग एक लैंग्वेज पकड़ सकते हैं कि थोड़ा सा बच्चा समझना सीखे, अंडरस्टैंडिंग उसका बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद देन वी कैन गिव देम एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज गिविंग देम मोर लैंग्वेजेस हेल्प्स देम, ठीक है, उनको आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग में इश्यूज नहीं होते हैं, देयर प्रोसेसिंग इज फास्टर, ठीक है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स दिखते हैं कि वो फटाक से 2 लैंग्वेजेस में चेंज कर सकते हैं। सो दैट शोज कि देयर एबिलिटी टू ग्रास्प थिंग्स, सो ऑल दोज थिंग्स इंक्रीज इफ वी गिव देम मोर लैंग्वेजेस। तो इनिशियल स्टेजेस पे जब तक बच्चे को बिल्कुल समझ में ही कुछ नहीं आ रहा एंड आप यू आर हैमरिंग 3 और 4 लैंग्वेजेस, आई वुड सजेस्ट यू स्टिक टू 1 लैंग्वेज इनिशियली। जब आपको लगे कि हाँ अभी बच्चे को समझ में आने लगे, एटलीस्ट एक भाषा समझ में आने लगे, देन यू कैन स्टार्ट गिविंग द लैंग्वेजेस। सेकेंड थिंग, इफ द चाइल्ड इज इन सच एन एनवायरमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आउटसाइड स्टेट के महाराष्ट्र में है, ठीक है, आजू बाजू में मराठी बात करते हैं, सो यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप द चाइल्ड फ्रॉम गोइंग ओवर देयर जस्ट बिकॉज वी डोंट वांट टू एक्सपोज हिम टू 2 लैंग्वेजेस। ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो अगर वो नहीं मतलब आई डोंट वांट टू रेस्ट्रिक्ट देम, ठीक है, कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स कोई और भाषा में बात करते हैं और हम उनको कोई और भाषा सिखाना चाहते हैं, आई विल नॉट से कि डोंट टॉक, ठीक है, द चाइल्ड शुड बी गेटिंग अ स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट्स को भी बात करना चाहिए ना, नहीं तो दे विल फील लेफ्ट आउट कि मैं बात नहीं कर पाता अपने पोते के साथ। राइट, राइट। सो मैम ये ना मैंने 2-3 पेशेंट्स के केस में मैंने देखा था, वो क्या करते थे कि मम्मी पापा इंग्लिश में बोलते थे, ग्रैंड पेरेंट्स एग्जाम्पल मराठी गुजराती जो उनका मदर टंग है उसमें बोलते थे, और अगर चाचा चाची हैं तो वो हिंदी में बोलते थे। तो बच्चे को पता था मम्मी के पास जाऊंगा तो इंग्लिश में ही बोलना है, चाचा के पास जाऊंगा तो हिंदी में बोलना है, यहाँ पे गुजराती मराठी में बोलना है। सो इज दिस राइट? यस, दैट इज वेरी गुड कि वो बच्चा समझता है एंड ही कैन यूज दोज लैंग्वेजेस विद देम, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन कि एटलीस्ट उसको पता है कि इसके साथ मुझे ये भाषा में बात करना है, इसके साथ मुझे ये भाषा में बात करना है। डेफिनेटली आई वुड एनकरेज इट। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेडिंग लाइट ऑन दिस, क्योंकि आई एम टेलिंग यू ये मैक्सिमम मुझे लगता है मेरा भी बहुत बड़ा डाउट था कि क्या करना चाहिए ये केस। थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके मैम, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है तो आई विल हैव माय पॉइंटर्स टू असेस द चाइल्ड के टोन कैसा है या पोस्चर कैसा है। सो एज ए स्पीच थेरेपिस्ट कैसे असेस करते हैं बच्चों को? सीधे असेस करने के लिए फॉर्मल मेथड्स होते हैं, इनफॉर्मल मेथड्स होते हैं। फॉर्मल मेथड्स मतलब कुछ टेस्ट्स होते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन पॉपुलेशन पे है तो उनको फॉर्मली टेस्ट किया जाता है। कई बार इनफॉर्मली टेस्ट करते हैं, जैसे बच्चा आता है, ठीक है, तो आने के बाद फिर हम लोग उसका स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, अभी लैंग्वेज में प्रेपोजिशंस, प्लूरल्स, ग्रामर पार्ट जो भी है, वोकैबुलरी कैसी है, उसको उसके मीनिंग समझ में आते हैं कि नहीं, वो ग्रामेटिकली सेंटेंस बना पाता है कि नहीं, अगर उसको लैंग्वेज आती है तो कैन ही कम्युनिकेट विथ हिज फैमिली मेंबर्स, हाउ डज ही कम्युनिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। तो ये सब चीजें हम लोग यूजुअली असेस करते हैं जब बच्चा हमारे पास आता है, हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, डज ही नरेट समथिंग टू अस, डज ही टेल अस समथिंग स्पॉन्टेनियसली। तो इस तरह से हम लोग इनफॉर्मली असेस करते हैं। फिर हमारे चेकलिस्ट होते हैं, देन वी कैन मैच इट अप कि कौन से एज पे बच्चा है। राइट,
ओके, सो देयर विल बी इनफॉर्मल असेसमेंट जहाँ पे आप देखोगे वो कैसे कर रहे हैं, एंड यू हैव गॉट क्लिनिकल टेस्ट्स आल्सो, एंड आल्सो यस, ऑल द टंग मूवमेंट्स एंड द टोन ऑफ द, ये सब भी आप चेक करते हैं फॉर एवरी करेक्ट, टाइप करेक्ट। ऑफ। यस, ओरल मसल्स का पोस्चर कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, टंग मूवमेंट हो रही है या नहीं, च्यूइंग कैसा है, डज कैन ही सक विद द स्ट्रॉ, कैन ही ब्लो, तो ये सब चीजें होती है। एंड देर आर मेनी ऑफ द टाइम्स बहुत ज्यादा फोकस हमारा ओरल एक्सरसाइज पे कई बार नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज दैट वी कॉल्ड इट एज नॉन स्पीच ओरल मोटर एक्सरसाइज, ठीक है, उसको बोलते हैं एनसोम। तो ये जो एनसोम्स हैं, इससे बेसिकली कोई रिसर्च नहीं है विच सेज कि इससे स्पीच आता है या इससे स्पीच कितना आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, लेट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ नॉन स्पीच ओरल मोटर एक्सरसाइज। तो कोई रिसर्च डजंट सजेस्ट कि दैट हैज टू बी डन, ठीक है, बट देर इज नो हार्म इन डूइंग इट। इफ वी वांट वी कैन डेफिनेटली डू इट, थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगा बच्चे के लिए, तो दैट इज व्हाई वी डू दिस नॉन स्पीच ओरल मोटर एक्सरसाइज। ग्रेट, ग्रेट। सो जैसे सपोज इन ओटी वी डू, जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, बेसलाइन हमें पता चला असेसमेंट के बाद, तो वी फॉलो एज एन अप्रोच एज सेंसरी इंटीग्रेशन अप्रोच या एनडीटी अप्रोच। तो ऐसे स्पीच थेरेपिस्ट आर आल्सो इनटू अप्रोचेस, ऐसे कोई अप्रोचेस होते हैं? यस, देर आर फॉर्मल अप्रोचेस, देर आर इनफॉर्मल अप्रोचेस। अब फॉर्मल अप्रोचेस में जैसे डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग हो गया, जहाँ पे बच्चे को स्ट्रक्चरली बिठाया जाता है, चेयर पे बिठाते हैं, फिर उसको कुछ गोल्स होते हैं हमारे कि बच्चे को ये सिखाना है, बच्चे को प्रपोजिशन सिखाने हैं, बच्चे को वर्ब सिखाने हैं, तो फिर उसके लिए फ्लैश कार्ड्स यूज होते हैं, बुक्स यूज होते हैं। फिर कई बार हम लोग इनफॉर्मल अप्रोचेस यूज करते हैं, जहाँ हम बच्चे के साथ खेलते हैं, ठीक है, और खेल खेल के बच्चों को हम लोग लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक है। तो कई बार पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि अरे मैडम क्या करती है, मैडम तो मैं तो जाती हूँ इनके पास, ये तो सिर्फ बच्चे के साथ खेलती है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। पर ऐसा नहीं होता है, देर इज अ साइंटिफिक अप्रोच व्हाई वी डू दैट, ठीक है। एंड देन वी हैव आवर गोल्स कि हमको उसको क्या सिखाना है, क्या करना है, ठीक है। बच्चे को एक बार लैंग्वेज तो सिखा दिया, लेकिन उसका यूज भी तो होना चाहिए, उसको उसको जनरलाइज करना चाहिए। अब उसने ऑन प्रपोजिशन सीख लिया, लेकिन अगर ये कहाँ रखा है, तो अगर वो ऑन नहीं बोल पा रहा है या ऑन समझ नहीं पा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो वट एवर वी टीच नीड्स टू बी जनरलाइज्ड इन देयर डेली रूटीन। राइट, राइट, ग्रेट, ग्रेट मैम। सो सपोज अभी एक बच्चा है जो स्पीच थेरेपी सेशंस ले रहा है, बट बहुत कोशिश के बाद भी उसकी स्पीच नहीं आई है, सो विच वी कॉल नॉन वर्बल, लाइक ज्यादा करके हम ये ऑटिज्म में देखते हैं। तो फिर कई बार पेरेंट्स हार मान लेते हैं कि अब मैं क्या करूँ, स्पीच थेरेपी सेशंस बंद कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सी, आइडियली जब बच्चा हमारे पास आता है, ठीक है, तभी से हमको बच्चे को कम्युनिकेशन मोड्स देने चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट दैट वी आर गोइंग टू वेट कि उसका स्पीच आएगा आएगा आएगा, बट वी स्टार्ट इमीडिएटली विद द कम्युनिकेशन अप्रोचेस। बच्चे को जो पसंद है, जेस्चर्स यूज कीजिए, जेस्चर्स से लैंग्वेज बढ़ता है, ठीक है। तो इट इज बीन प्रूवन, रिसर्च इंडिकेट्स कि जब आप बच्चे के साथ जेस्चर्स यूज करते हैं, उससे स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टर होता है, ठीक है। फिर जेस्चर्स यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स यूज कर सकते हैं। पर क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो जब बच्चा हमारे पास आता है, वी स्टार्ट विद इट, बट इट also we go a little slow on the parents, क्योंकि we don't want to push them too hard कि नहीं नहीं अभी आप चालू करो, आप ये करो। So it takes sometimes 7, 8, 10 sessions to convince them, to counsel them कि आप थोड़ा थोड़ा यूज करो, आप ये पिक्चर्स बनाओ, आप ये पिक्चर्स बनाओ। सी क्या होता है कि जब आप बच्चे को कम्युनिकेशन मोड्स देते हैं, ठीक है, इट गिव्स हिम अ वॉइस कि मैं बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे कई बार पेरेंट होते हैं कि हाँ वो चॉइस कर लेता है, जब मैं उसको बोलती हूँ कि ये देना है, कि ये चाहिए, कि वो चाहिए, तो वो चॉइस तो कर लेता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो चॉइसेस दे रहे हैं वो आप दे रहे हैं, ठीक है। वो उसको अगर दोनों नहीं चाहिए तो वो कैसे बताएगा आपको, ठीक है। यू आर इन कंट्रोल, आई डोंट वांट यू टू बी इन कंट्रोल, आई वांट द चाइल्ड टू बी इन कंट्रोल।
तो इसलिए बहुत जरूरी है कि Right. बच्चे को कम्युनिकेशन मेथड्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन मिलने चाहिए। और Right. कम्युनिकेशन मेथड्स कैन बी जेस्चर्स, साइन लैंग्वेज, पिक्चर्स, ठीक है, रियल पिक्चर्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो किसी भी मोड से हम कर सकते हैं। आजकल तो एप्स आते हैं, जेलो है, आवाज ऐप है, ठीक है, उसके थ्रू भी दे कैन कम्युनिकेट, ठीक है। सो इट कैन बी लो टेक जहाँ पे हम लोग पिक्चर्स यूज कर रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं, और दैट कैन बी हाई टेक जहाँ पे हम लोग एप्स के थ्रू बच्चे को सिखा रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। सो मैम, काफी पेरेंट्स का ऐसा मानना होता है कि अगर हमने उनको ये सारे एड्स दे दिए तो फिर वो बोलेंगे नहीं, तो हमको ये सब नहीं देना है ताकि वो बोले। सो या, व्हाट डू यू से अबाउट इट? नहीं, आई विल नॉट से दैट। देर इज लॉट ऑफ रिसर्च विच सेज दैट कि जब आप बच्चे को ये कम्युनिकेशन मेथड्स देते हैं, इट डेफिनेटली हेल्प्स देम टू एक्वायर स्पीच, ठीक है। मेनी ऑफ द चिल्ड्रन, आई विल नॉट से ऑल, ठीक है, बट मेनी चिल्ड्रन कैन एक्वायर स्पीच इफ यू गिव देम दिस कम्युनिकेशन मेथड्स, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बच्चे को फ्रस्ट्रेशन, आप बच्चे का फ्रस्ट्रेशन आप कम करते हो कि बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बच्चा का कभी कभी कॉग्निशन बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, लेकिन वो एक्सप्रेस ना करने की वजह से आपको समझ में नहीं आता है कि वो कितना जानता है, कितना नहीं जानता है। सो व्हेन यू गिव देम द कम्युनिकेशन मेथड, जैसे मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो बात नहीं करते हैं, बट दे कैन मेक सेंटेंसेस थ्रू कंप्यूटर्स, दे कैन मेक सेंटेंसेस थ्रू टाइपिंग, या फिर दे कैन मेक सेंटेंसेस थ्रू पिक्चर्स, सो दे कैन डू मच मोर, ठीक है। बट यू नीड टू गिव देम अ वॉइस, यू नीड टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो। राइट। एंड वन मोर पॉइंट कि ये सिर्फ नॉन वर्बल बच्चों के लिए नहीं, हम लोग वर्बल बच्चों के लिए जो कम बात करते हैं उनके लिए भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं एज अ वे टू ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब उनको और ज्यादा वर्ड पे है तो हम लोग 2 वर्ड फ्रेजेस, सेंटेंसेस सिखा सकते हैं। फिर जब बच्चा बात करने लगेगा तो ही विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट यूजिंग द सेंटेंस। Perfect, perfect. So again, for the parents who have asked us few questions, we'll go there. But I know few parents जो यहाँ पे already पूछ रहे हैं, आप एक बार वो उसको दीजिए। It's like मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है, आप मुझे वॉकर दे रहे हो, जब मुझे आ जाएगा चलना हम वो वॉकर ले लेंगे वापस। फॉर लाइफ वो वॉकर बच्चे को हम नहीं देने वाले हैं। सो प्लीज एक्सपेरिमेंट, आपकी स्पीच थेरेपिस्ट से बात करिए। एंड मैम, इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा बिहेवियरल इश्यूज भी हम देखते हैं क्योंकि बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कई बार हम समझ नहीं पाते, एंड देन ये सब होता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ग्रेट ग्रेट। सो मैम, नेक्स्ट इज के सपोज एक बच्चा आता है और स्पीच थेरेपी उसका शुरू हुआ, सो हाउ लॉन्ग विल द चाइल्ड नीड स्पीच थेरेपी, या कब हम सोच सकते हैं कि अब डिसकंटिन्यू कर सकते हैं स्पीच थेरेपी सेशंस? ओके, सो बेसिकली सी हम लोग जब हमारे पास बच्चा आता है, जैसे आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम होता है, तो आर्टिकुलेशन में बच्चा वो साउंड्स एक्वायर कर लेता है, हम लोग उसको डिस्चार्ज दे देते हैं। जब वो उसको साउंड्स को सेंटेंसेस में यूज करना स्टार्ट कर देता है, हम डिस्चार्ज कर देते हैं। जब बच्चे को स्टटरिंग प्रॉब्लम होती है तो वो अटकना कम कर देता है, मैनेजेबल हो जाता है, तो हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। लैंग्वेज इज द टफेस्ट, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि बच्चा जिस लेवल पे है, ठीक है, वहां से उसको एज अप्रोप्रिएट लाना। कई बार बच्चा, जैसे अभी कई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी या फिर ऑटिज्म या फिर ऐसे, तो हम लोग जब हमको लगता है कि वो बच्चे का एक पोटेंशियल रीच हो गया है, ठीक है, अब इसके आगे वो धीरे धीरे सराउंडिंग से ग्रास्प करेगा, ठीक है, तो हम लोग यूजुअली उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। या फिर अगर वो एज अप्रोप्रिएट आ जाता है, जैसे अभी 4 का बच्चा है, अगर वो 4 साल के बाकी बच्चों के हिसाब से वो बात करने लग गया, कम्युनिकेट करने लग गया, सोशल स्किल्स अच्छे हो गए, फिर हम लोग यूजुअली वो डिस्चार्ज कर देते हैं। पर जस्ट बिकॉज कि बच्चा बात करने लगा है, वी विल नॉट डिस्चार्ज। देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो वही मेरा क्वेश्चन था कि ग्रुप, जैसे ओटी में हम ग्रुप थेरेपीज भी लेते हैं, तो स्पीच में भी ग्रुप थेरेपीज होते हैं, और एग्जैक्टली उनका गोल्स क्या होता है, कि स्पीच ग्रुप कैसे अलग होते हैं? ओके, तो अभी स्पीच ग्रुप्स में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा फोकस होता है यूजुअली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन,
ठीक है, कि बच्चा इनिशिएट कर पा रहा है कि नहीं, अगर कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो उस टॉपिक को मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं, उस टॉपिक पे वो बात कर पा रहा है कि नहीं, वो बच्चों के साथ नेगोशिएट कर पा रहा है कि नहीं, अगर उसको कोई चीज बोलनी है तो वो अपना पॉइंट पुट अप कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, वो अपने आप को डिफेंड कर पा रहा है कि नहीं। फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जैसे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, टीम वर्क में काम करना चाहिए, अकेले अकेले काम नहीं करना चाहिए, तो हम लोग प्रिटेंड प्ले हो सकता है, तो हम लोग ये सब चीजें, फिर प्रिटेंड प्ले के लिए जैसे किसी को लीडर बन जाना, फिर उसने दूसरों को काम बांटना कि तुम ये करो तुम ये करो, ठीक है, तो वो चीज, वो टीम वर्क में वो सब कर पाते हैं कि नहीं। फिर गेम खेलने के बाद अगर बच्चा हार गया तो कैन ही कंट्रोल हिमसेल्फ, इमोशनल रेगुलेशन है कि नहीं, तो ये सब चीजें हम यूजुअली ग्रुप सेशंस में करते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो ये एक बहुत बड़ा अगेन एक क्वेरी होता है पेरेंट्स का कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप स्पीच थेरेपी सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर शेडिंग लाइट ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल मैम। थैंक ग्रेट यू। मैम। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसे क्या हम कर सकते हैं एज पेरेंट्स के स्पीच इश्यूज आना हम थोड़ा प्रिवेंट कर सके, और अगर हैं तो एज पेरेंट्स हम घर में ही क्या करें कि बच्चे को हम हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो अभी जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आई वुड लाइक पेरेंट्स टू स्पेंड अ लिटिल मोर क्वालिटी टाइम विद द चाइल्ड, नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी टाइम, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल थोड़ा सा कम कर दीजिए, एजुकेशनल टॉयज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अभी इस टाइम पे बच्चों का मोबाइल का एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि उनको उसमें से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, बच्चा धीरे धीरे हो जाएगा। यू हैव टू एंगेज हिम इन समथिंग विच ही लाइक्स, ठीक है। आप मोबाइल हटा के आप ये नहीं बोल सकते, रिंग उसको डिफिकल्ट लगता है, अगर आप मोबाइल हटा के ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारी नॉट फेवरेट एक्टिविटी करो। सो यू हैव टू, इफ यू आर रिप्लेसिंग द मोबाइल, यू हैव टू गिव हिम समथिंग दैट द चाइल्ड लाइक्स। सी मोबाइल इज हियर, ठीक है, बाकी सारे एक्टिविटीज यहाँ पे है, कुछ भी आजकल बच्चों को जो भी चाहिए मोबाइल इज एट द हाईएस्ट, बट स्टिल यू हैव टू कीप ट्राइंग, ठीक है, आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा बच्चे को दूसरी चीज में एंगेज करने के लिए। यू स्पेंड टाइम, ठीक है, कई बार बच्चे अकेले को तुम छोड़ दोगे तो दे डोंट एंजॉय दैट मच, अगर आप साथ में हैं तो आप, अगर आप बच्चे के साथ खेलते हैं तो ही हैज मोर फन, ठीक है। तो यू हैव टू अरेंज, ऑर्गेनाइज योर स्केड्यूल, इस तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए कि जब बच्चा सो रहा है तब आप मैक्सिमम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास भी टाइम रहेगा बच्चे को देने के लिए। फिर आप घर के जो डेली रूटीन के एक्टिविटीज बच्चे के साथ करते हैं, यू कैन गिव अ मोर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एट दैट टाइम। आप बच्चे को ब्रश कराते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, सो यू कैन यूज दैट टाइम टू टॉक टू द चाइल्ड, कमेंट ऑन व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, मेक कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज बढ़ाइए। जैसे साब शैम्पू लेके आप बॉडी पे रब करना चालू कर दीजिए तो ही नीड्स टू से अरे मम्मा क्या कर रहे हो, ठीक है, सो यहाँ ये इसको यहाँ लगाते हैं। तो बेसिकली यू नीड टू क्रिएट मोर कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे वो बात कर सके। इफ ही डजंट रियलाइज, यू टेल हिम, ओ मम्मा ने गलती कर दी, मम्मा ने हेयर पे लगाने के बजाय मम्मा ने बॉडी पे लगा दिया, ओ सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू इट ही विल टेल यू कि आपने ऐसा गलत किया है, ठीक है। सो यू हैव टू क्रिएट मोर एंड मोर कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज, बच्चे से ज्यादा बात करते रहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आप ये स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट बच्चों को देंगे तो हो सकता है काफी स्पीच डिलेस हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो बेसिकली हमें जो टाइम हम दे रहे हैं बच्चों को वो ढंग का दीजिए। उस टाइम पे हिटलर मत बनिए कि हम फटाफट ये चीज कर ले और खत्म कर दे। सो पावर प्ले में मत जाइए, बिकॉज nobody wins in power play. This we understand in therapy very 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 well. So great, great मैम। तो इससे मेरे तो सारे क्वेश्चंस और जितने डाउट्स मुझे थे और जो पेरेंट्स ने मुझे यूजुअली क्लिनिक में पूछते हैं मेरे तो वो खत्म हुए हैं। बट देन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अ पेरेंट, शी इज लक्ष्मी पिल्लाई। शी सेज, हेलो मैम, my son is 6 years old. Recently he started with talking in short sentences. When we prompt him to say in sentences only for his needs, वो भी सिर्फ prompt देने पे। Please guide on one, how to encourage him to talk apart from his needs. Second, he doesn't have clarity in his needs. So what can be done? ओके, सी अभी बच्चे को क्या प्रॉब्लम है आई एम नॉट श्योर,
ठीक है. Maybe what I will do is I'll just give you general tips. Yeah. So I Okay. just add, the child is on autism spectrum. He is 6 years old. Okay. 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 ठीक है. So basically here what we can do is see when we say communication, जब हम communication के बारे में काम करते हैं तो सबसे पहले बच्चा जो है वो नीड बेस्ड चालू करता है. जब उसको जरूरत होती है तो वो आके कम्युनिकेट करता है. सेकेंड इज शेयरिंग. शेयरिंग मतलब कि मैंने जो किया वो जाके दूसरे को दिखाना, या उसको कुछ अच्छा लगा तो ऐसे मम्मी की तरफ देखना कि मुझे अच्छा लगा, आपको कैसा लगा. सो शेयरिंग ऑफ हिज इमोशंस विद अदर्स. सो दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन. थर्ड स्टेप इज कमेंटिंग, वेयर द चाइल्ड विल से ओ बारिश आ रही है, ये देखो चिड़िया है. सो दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ communication basically. So right now he's at level 1 wherein he's talking more about his need based things. So what you can as a parent can do is increase his communication opportunities. जो उसको चाहिए वो उसको नीड क्रिएट कीजिए. डोंट क्रिएट एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, क्रिएट अ मोर नेचुरल एनवायरमेंट वेर इन द चाइल्ड इज एक्चुअली कमिंग एंड आस्किंग फॉर थिंग्स. तो उसके थ्रू आप उसका बढ़ा सकते हैं. दूसरी चीज व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू स्टार्ट कमेंटिंग ऑन थिंग्स कि अरे वो देखो यहाँ पे ये है, वहां पे वो है. तो यू नीड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड हिम. यू क्रिएट एन एनवायरमेंटल अवेयरनेस फॉर हिम. अगर वो बैठा हुआ है तो एवरी टाइम इट शुड नॉट बी हिम, इट शुड ऑल्सो बी अबाउट अदर्स. कि जैसे वो अगर बैठ के कोई गेम खेल रहा है तो ही शुड बी टोल्ड कि डैडी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, क्यों कर रही है. सो ही नीड्स टू बी अवेयर कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ लेकिन डैडी ये कर रहे हैं, मम्मा ये कर रही है. तो ही नीड्स टू बी मोर अवेयर अबाउट व्हाट ऑल आर डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग इन हिज सराउंडिंग. तो वो शायद थोड़ा सा और धीरे धीरे वो और खुलेगा और कमेंट करने की कोशिश करेगा. दूसरी चीज आप उसको शेयर करवा सकते हैं. जैसे कोई चीज उसने किया वो जाके दूसरों को दिखाना है, दिखाने के बाद वाओ सो नाइस, तो उसको भी लगेगा अच्छा मैंने कुछ अच्छा दिखाया. तो ही विल बी मोर एनकरेज टू शेयर व्हाट ही इज डूइंग. ठीक है. और कई बार मैंने ये देखा है मेरे बच्चों के साथ, जब हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली starts on the second level, just third level, ठीक है, without us teaching him actually how to do it. So हमको रोल मॉडल बनना है. Yes. जो बच्चे से हमको चाहिए कि बच्चा बोले. Correct. Correct. With exaggerated expressions and exaggerated reactions, ताकि बच्चे का Yes. Correct. Another thing which I do is I always try to talk from the child's point of view. ठीक है, कि जब बच्चा क्या बोलेगा वो हमको बोलना है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मा देखो बाहर बारिश आ रही है. ठीक है. तो what will the child say if the child is pulling you? ठीक है. मम्मा उठो, डोर खोलो. ठीक है. कई बार हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट ट्राई टू रिप्लाई टू द चाइल्ड, हाँ हाँ एक मिनट रुको मैं डोर खोलती हूँ. ठीक है. या फिर बच्चा ऐसे पॉइंट करता है और हम लोग इमीडिएटली बोलते थे हाँ हाँ रिक्शा है बाहर, हम लोग जाएंगे बाद में. So we immediately start replying to the child instead of telling him what actually he needs to communicate to us. Right, right. और कई बार हम मतलब जो मैंने देखा है इस कि बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या है वो. तो बच्चे को जब तक हम ये नहीं पूछते बोलो क्या है तब तक बच्चा को आता है फिर भी नहीं बोलेगा. So this Correct. is also asking questions. Yes. Yes, and then one more thing which I usually encourage parents is rather than asking questions, comment. ठीक है, कि ये क्या है. क्योंकि क्या होता है जैसे ही बच्चा खेलने बैठता है आप इमीडिएटली चालू कर देते हो, अच्छा इसका कलर कौन सा है, अच्छा ये कौन सा शेप है. ठीक है. तो क्या होता है द फन इज ऑल गॉन. ठीक है. सो यू नीड टू कमेंट मोर. वाओ रेड कलर का ट्रायंगल शेप का पीस है, वाओ दैट्स सो नाइस. सो यू नीड टू कमेंट मोर rather than asking questions about it. Very true, very true. And her second part was that the child doesn't have clarity in speech, where she's mentioned that example he doesn't say the ending sound. So what can be done? से हम लोग जब आर्टिकुलेशन पे काम करते हैं तो देयर कैन बी डायरेक्ट वेज ऑफ वर्किंग एंड इनडायरेक्ट वेज ऑफ वर्किंग. सो अभी अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो उसका कितना अवेयरनेस है उसके खुद के स्पीच की तरफ आई एम नॉट श्योर. क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा बात मतलब फॉर अस टू वर्क ऑन आर्टिकुलेशन द चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज मेकिंग एन एरर.
ठीक है, एंड ही नीड्स टू बी अवेयर कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि जब हम बच्चा बात करता है तो इट इज वेरी ऑटोमेटिकली कमिंग, ठीक है। सो इफ यू वांट टू टीच हिम समथिंग, ठीक है, इट हैज टू बी अ प्रोसेस, ठीक है। जैसे हम लोग आइसोलेशन पे काम करते हैं, फिर हम लोग वर्ड्स पे काम करते हैं, फिर सेंटेंसेस, एंड देन वी जनरलाइज इट टू द स्पीच, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि बच्चे को क बोलना आ गया वो स्पीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू टीच, इफ द चाइल्ड इज अवेयर, डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑन आर्टिकुलेशन इन अ मैनर की, ऐसे आप प्रोसेस की तरह आप सिखा सकते हैं। बट इफ यू फील दैट द चाइल्ड इज नॉट वेरी अवेयर, यू कैन जस्ट कीप ऑन गिविंग द करेक्ट स्टिमुलेशन फॉर द चाइल्ड, कि आप एंड वाला साउंड बोल के थोड़ा आप स्ट्रेस कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। Right. जैसे बॉटल, ठीक है। सो ही Right. नोज कि आई हैव टू से दैट ल, बट डोंट डू बॉटल, डोंट डू दैट प्लीज, Okay. Okay. डोंट और ब्रेक द वर्ड्स। राइट राइट, और ऐसे भी है क्या, बिकॉज मुझे टंग मेरा अच्छे से मूव नहीं हो रहा है या स्ट्रेंथ कम है, तो भी मेरे क्लैरिटी में इशू होगा? यस, देर इज वेरी मच अ चांस कि अगर स्ट्रेंथ कम है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू कैन ऑलवेज डू दीज नॉन स्पीच ओरल मोटर एक्सरसाइजेस, जहाँ पे आप टंग के ऊपर काम, टंग मूवमेंट पे काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द टंग, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली, दैट कैन ऑल्सो हेल्प, डेफिनेटली, यस। ग्रेट ग्रेट, सो आई होप आपका ये क्वेश्चन वी कुड आंसर विद व्हाटएवर लिटिल इंफॉर्मेशन दैट वी हैड. Ma'am, we have another question from Monali Bhanushali. She says, hello ma'am, how can I motivate my 3.5-year-old to speak? He tries to speak only when he needs something badly. What motivation can I give him? Otherwise, for most of the things, he uses... Okay, see now, is that somebody you know, Kinjal? Yeah, I know. Okay, okay. So again with autism? Yeah. Okay, Yes. fine. So what you can do is, as we discussed, कि you can create more communication opportunities for the child, ठीक है. You can give him more stimulation, ठीक है. Another thing what you can do is you can stress the words, ठीक है. Say it a little slowly, prolong करके, but don't break the words, ठीक है. So if he wants, for example, if he wants water, so you can say water, ठीक है. If you feel that the child has difficulty in following, in imitating you, so you can do a little prolongation, you can stress, you can exaggerate, and then you can give the stimulate the child, basically pause a little कि you are expecting him to speak, ठीक है. And still if the child is not doing, again do the same thing and give the thing the child wants, ठीक है. सो एज आई सेड, यू कैन इंक्रीज मोर कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट मोर कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज, सो दैट ही कम्स टू यू व्हेन ही वांट्स थिंग्स, ठीक है. एंड अगेन द पॉइंट दैट आई सेड कि यू कैन कमेंट, ठीक है. स्टार्ट कमेंटिंग, इंक्रीज द सराउंडिंग अवेयरनेस. समटाइम्स इट डेफिनेटली टेक्स टाइम, ठीक है. कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स को लगता है हम लोग कब से कर रहे हैं, बच्चा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है. बट प्लीज बी पेशेंट, ठीक है. यू विल सी द रिजल्ट्स. मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, कई बार उनके भी डाउट्स होते हैं कि मैडम बोल तो रही है पर ये होगा कि नहीं. सो देन आई ऑलवेज कन्विंस देम कि ट्रस्ट मी, ठीक है. मेरे बाकी भी बच्चे मैंने देखे हैं जिनको हमने यही प्रोसीजर, यही अप्रोच यूज किया है, और वो धीरे धीरे वो अपने आप करने लगते हैं, ठीक है. यू जस्ट हैव टू गिव देम दैट टाइम, ठीक है. एंड इट इज ऑल सीपिंग इन. जैसे बताया कि पानी डाल रहे हैं, तो इट इज ऑल सीपिंग इन. इट टेक्स टाइम टू कम अप, बट इट डेफिनेटली हैपन्स. क्योंकि मेरे कई पेरेंट्स मुझे बताते हैं, मैडम ये तो हमने कभी सिखाया नहीं, ये उसने कब सीख लिया, ठीक है. दिस इज ऑल बिकॉज यू आर गिविंग गिविंग एंड गिविंग. एंड ऑल्सो मैम, कई बार एज पेरेंट्स हम ये मिस्टेक कर देते हैं कि जब बच्चा बोलता है उसको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होता है. हाँ, उसने बोल दिया, उसको दे दिया, व्हाटएवर, बट देन हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते थे, तो चाइल्ड फील्स व्हाट्स द पॉइंट इन टॉकिंग एट टाइम्स. सो हाउ कैन रीइंफोर्समेंट्स बी गिवन एज अ मोड ऑफ मोटिवेशन? सो रीइंफोर्समेंट, सी कई बार जब बच्चा बात करता है, ठीक है, सो यू आर गिविंग हिम एन ऑब्जेक्ट दैट इटसेल्फ इज अ रीइंफोर्समेंट फॉर द चाइल्ड, कि मैंने बोला और मुझे वो चीज मिल गई.
ठीक है. ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन ऑलवेज सोशली रीइंफोर्स द चाइल्ड कि वाओ वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा. सो यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस हाउ यू आर फीलिंग. ठीक है. यू कैन ऑलवेज एनकरेज द चाइल्ड कि तुम जब बात करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो यू कैन ऑलवेज मेक देम फील कि यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट. ठीक है. तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट. अनदर थिंग विच हैपेंस इज बेसिकली जब बच्चा बोलने लगता है तो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस भी धीरे धीरे बढ़ जाते हैं कि बच्चा अभी वन वर्ड पे है, अभी वो टू वर्ड पे कब जाएगा, अभी वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा है. तो गिव हिम टाइम. ठीक है. उसको थोड़ा टाइम दीजिए, ही विल डू इट. अभी वो अगर उसने वन वर्ड किया है तो डेफिनेटली वो टू वर्ड में भी जा सकता है. अगर टू वर्ड किया है तो सेंटेंसेस भी कर सकता है. ठीक है. यू जस्ट नीड टू गिव देम दैट टाइम. राइट 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 मैम. तो आई होप मोनाली आपका क्वेश्चन वी कैन आंसर इट विचएवर जो हमारे इस कैपेसिटी ऑफ दिस लाइफ में है, वी कुड डू दैट. मैम, वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सुजाता. She says, do kids with cochlear implant need speech therapy sessions along with AVT? मेरे पास कई बच्चे आते थे जो एवीटी भी कर रहे थे और जो स्पीच भी कर रहे थे. तो यूजुअली अगर बच्चा न्यूरोटिपिकल है तो उनको एवीटी के अलावा यूजुअली स्पीच थेरेपी नहीं लगता है. अपार्ट फ्रॉम अगर मिस आर्टिकुलेशंस हैं तो हम आर्टिकुलेशन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि एवीटी जो है दे डोंट एक्चुअली वर्क ऑन आर्टिकुलेशन पर से. ठीक है. वो दे वर्क ऑन मोर ऑन ऑडिटरी अप्रोच. ठीक कि ऑडिटरी हमने उसको दिया है तो ही शुड बी एबल टू मैच हिज स्पीच टू द ऑडिटरी इनपुट. ठीक है. तो इसलिए कभी कभी वो लोग स्पीच थेरेपिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं फॉर न्यूरोटिपिकल किड्स. बट चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स कैन बेनिफिट विद स्पीच थेरेपी एंड एवीटी एज वेल, जब बच्चे को टोटल कम्युनिकेशन देना होता है. ठीक है. तो यूजुअली हम लोग डेफिनेटली स्पीच थेरेपी लेते हैं फॉर किड्स विद कॉक्लियर इम्प्लांट. राइट राइट. और मैम, कई बार कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ देयर इज एन एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑटिज्म, एडिशनल फैक्टर ऑफ ADHD. तो तब Yes. स्पीच थेरेपी विल बी लेना चाहिए साथ में. Yes. And sometimes AVT therapists themselves suggest speech therapy. Okay, okay, okay. So great. Sujata, I hope this answers your question. And with this, ma'am, I think हमारे सारे questions are done, and we had such crisp answers and detailed answers to all the queries that I had personally. My parents had asked me to ask you, and जो भी हम I could think of. So this was so nice of you to explain it in so much of detail. आपने इतना time दिया आपका for this live. It means a lot to us. Thank you so much. And I was very happy when you invited me, because I also believe in creating awareness. Okay, uh, I feel that the that people should benefit at the end. Okay, because for me, I'm not looking at it from any other purpose, but more of awareness की. And I really wish कि अगर कोई pregnant ladies हैं जो छोटे बच्चों को मतलब 1 year and before 1 year के parents अगर सुन रहे हैं, तो definitely I will recommend कि अगर आप थोड़ा सा मोबाइल का यूज कम करके गिव मोर स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंस, तो हमारी जरूरत आपको लगेगी नहीं. That is so sweet of you, ma'am. And so important. आजकल टॉयज को रिप्लेस कर रहा है मोबाइल इन एवरी विच वेज. और हम तो हमारे क्लिनिक बच्चों को बोलते हुए भी उनका एक्सेंट भी यूट्यूब वाला एक्सेंट आ गया है. ट्रू 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 ट्रू. तो वो सुनेंगे तो वो बोलेंगे, वो सुनते ही ज्यादा वीडियोस हैं तो वो ही पकड़ेंगे जो वो सुन रहे हैं. करेक्ट. So thank you so much, ma'am. We really look forward to having more such sessions with you on varied topics, जिसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी भी है. I would love it. Sure, ma'am. Thank you once again for coming on our platform. It is a huge honor for me. I would like to congratulate you for conducting such events and creating an awareness about all these topics. Thank you so much. Thank you, ma'am. It means a lot coming from you. Trust me, I am repeating again and again. But I am a huge fan of the work that you do. So it means a lot to me. Same here, Kinjal. Great, ma'am.
I'll see you Thank you. soon Thank then. you so much. Yeah, sure. Bye. Bye, man. Okay. सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव था हमारा, और ऐसे कई सारी क्वेरीज मेरे खुद के भी थे जो मेरे सॉर्ट आउट हुए, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, स्पेसिफिकली अंडरस्टैंडिंग के स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में देयर इज अ डिफरेंस। और अगर हमारे बच्चों को स्पीच नहीं भी आया है, स्टिल देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज जिससे हम उनको कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं। सो आप भी ये सारे पॉइंटर्स ध्यान में रखिएगा। अगर इसको छोड़ के और भी आपके पास कोई क्वेरीज हैं जो हम आपको हेल्प कर सकते हैं विद, so feel free to comment. We'll get in touch with Gauri ma'am, and I'm sure she'll love to answer them as well. So until we meet next time again with another equally interesting topic and with an equally interesting expert, have a great Sunday evening, I would say, and take care of yourself and your loved ones. So until I meet you again, bye bye.